जब मेकांग ने देखा कि उसकी कढ़ाई में दिखाई देती गोली चमकने लगी और बाकी दोनों कढ़ाइयों की शक्ति से वो गोली पूरी होने लगी, तो उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी नजर आने लगी। लेकिन जैसे उसके चेहरे की खुशी नजर आई थी, उसके अगले ही पल गुलाबी रंग की रोशनी तेजी से भागकर उसकी कढ़ाई के पास आ गई। वो रोशनी देखते ही देखते एक बच्चे में बदल गई, जो मेकांग की जादुई कढ़ाई में खड़ा था। उस बच्चे ने मेकांग की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू किया, जिसके बाद उसने अपना हाथ कढ़ाई पर पटकते हुए उसमें दिखाई देती गोली को पकड़ लिया। ये नजारा देखकर मेकांग दंग रह गया था, और अब जाकर उसे समझ आया कि वो रोशनी से तैयार हुआ बच्चा दरअसल उसकी गोली छीनने आया था। मेकांग ने देखा कि पलक झपकते ही वो बच्चा उसकी गोली लेकर वहां से गायब हो गया। उसके बाद उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मौजूदा हालात वाकई काफी मजाकिये हो गए थे। वाया तेजी से मेकांग की कढ़ाई में आकर उसकी गोली छीन कर ले गया था। इस बात से सिर्फ मेकांग ही हैरान नहीं रह गया था, बल्कि ध्रुव भी इससे काफी हैरान था। ऐसा इसलिए सुपर क्योंकि इस स्टोरी बाय मामले में उसका पीएफएम को कोई हक नहीं सब्सक्राइब था, करें आगे के बल्कि वया ने एपिसोड खुद ही के ऐसा लिए। करने का फैसला किया था, जिससे मेकांग गुस्से से लाल हो गया था। ये नजारा देखते हुए अकीरा दल के प्रधान और बाकी बुजुर्ग भी दंग रह गए थे। एक पल बाद उनके चेहरों की हैरानी एक अजीब सी हंसी में बदलने लगी, लेकिन वो लोग अपनी इस हंसी को रोकने की कोशिश करने लगे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ध्रुव की दिव्य रोशनी ऐसा भी कुछ कर सकती थी। मेकांग ने तो बाकियों की कढ़ाई से कुदरती शक्तियां छीनने की कोशिश की थी, लेकिन ध्रुव की दिव्य रोशनी ने तो मेकांग की कढ़ाई से उसकी गोली ही छीन ली थी। वहीं मेकांग के चेहरे को गुस्से से लाल होते देख अकीरा दल के कुछ बुजुर्गों ने हंसते हुए कहा, जैसे को तैसा मिला, इस मेकांग के साथ तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए था। इस दौरान लीडर की कुर्सी पर बैठे प्रधान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात से खुश हो कि अफसोस जताए। उनके दल की महान दवा परंपरा में इस वक्त सबसे बेहतरीन हकीम के खिताब के लिए मुकाबला करते लोग दूसरों की कढ़ाइयों से चीजें छीनते जा रहे थे, फिर चाहे वो उनकी शक्तियां हो या फिर उनकी गोलियां। इस वजह से वो काफी मजबूर महसूस करने लगे। इतने में आचार्य विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़का भी कमाल करता है, सीधा रास्ता लेना तो इसे आता ही नहीं है। मगर आचार्य भी नहीं जानते थे कि इस मामले में ध्रुव का कोई लेना देना नहीं था। सभी की हैरानी भरी नजरों के सामने वह ध्रुव के ठीक बगल में आ गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी नटखट सी मुस्कुराहट थी और वो अपने हाथों को ध्रुव की तरफ करने लगा। उसके हाथों में रोशनी जल रही थी, जिसके अंदर एक बहुत छोटी गोली बनती हुई दिखाई दे रही थी। ये वही गोली थी जो मेकांग तैयार कर रहा था। इतने में थोड़ी दूरी पर हवा और बिजली के गरजने की आवाज के साथ एक और आवाज सुनाई पड़ी, ध्रुव शौर, आज मैं तुम्हारे हजारों टुकड़े कर दूंगा। इस वक्त मेकांग का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वया की हरकत ने उसकी शांति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ऐसा शायद उसके साथ पहली बार हो रहा था। दरअसल वो इतनी मेहनत से जो दवा तैयार कर रहा था, वो पूरी होने से पहले ही वया आकर उसकी कढ़ाई में से वो दवा छीन गया था। इस बात के चलते मेकांग को ऐसी नफरत महसूस हो रही थी, जिसे शायद लफ्जों में बयां करना भी मुश्किल होता। जब मेकांग की गुस्से से भरी आवाज सुनाई पड़ी, तो अचानक से उसकी कढ़ाई से काले रंग की रोशनी बाहर निकली और वो देखते ही देखते एक बड़े और खूंखार दरिंदे में बदल गई। वो दरिंदा तेज रफ्तार में ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था और उसके मुंह से कुछ भी निगलने वाली खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थी। इस दौरान अचानक से उस काले दरिंदे के सामने हरे रंग की लहरें नजर आने लगी। उस लहर में अनगिनत पेड़ उगते गए, जिसकी वजह से वो काले रंग का दरिंदा झाड़ियों में फंस गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई पड़ी, मेकांग, तुम्हें शक्तियां इतनी ज्यादा पसंद है ना, इसलिए लो, मेरी ये शक्ति भी रख लो। वैसे तो इस अचानक हुए हमले से उस काले दरिंदे को जरा भी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो उसका रास्ता रोकने में तो कामयाब रहा था। इस वजह से मेकांग के चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई जब उसने रोशनी से बने अपने दरिंदे की रफ्तार धीमी होते हुए देखी। उसके बाद उसने अपनी नजरें घुमाकर बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, हकीम भूपति, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे। इस पर हकीम भूपति ने हंसते हुए मेकांग को जवाब दिया, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा मेकांग, मुझे मार डालेगा? वैसे भी तो मैं इतनी जिंदगी जी चुका हूँ, और क्या बचा है मेरे लिए इस दुनिया में देखने को। मेकांग, ये भूपति ना आज तक किसी से डरा है और ना आगे कभी डरेगा। अगर मेरी काबिलियत है तो मैं जरूर तेरे जैसे धोखेबाज को खत्म करना चाहूंगा, जिसने अपने गुरु को ही धोखा दे दिया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इस दुनिया के सभी हकीमों के लिए तेरा जिंदा रहना शर्मनाक होगा। लेकिन उनकी बात सुनकर मेकांग के चेहरे पर एक अजीब सी बेरहम मुस्कुराहट नजर आने लगी। उसने खौफनाक अंदाज में भूपति की तरफ देखा और अपने हाथों को मुट्ठी में कसते हुए कहा, अच्छा, और ये सब तुम अपनी मौजूदा शक्तियों के साथ करोगे? बूढ़ाऊ भूपति, क्या तुम्हें आज ही मरना है? अब तक तो मैंने तुम्हारी कल्पलता दिव्य रोशनी को अपना निशाना भी नहीं बनाया था, इसके बावजूद तुम मुझे इस तरह उकसाना चाहते हो। उसके मुट्ठी कसते ही वो काले रंग का दरिंदा आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ने लगा। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और पास ही दिखती हरी रोशनी को निगलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो उस हरे रंग की रोशनी को निगलता जा रहा था, उस दरिंदे की शक्तियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही मेकांग का तैयार किया दरिंदा
हरे रंग की रोशनी को पूरी तरह निगलने वाला था, उतने में एक काले रंग का बवंडर आकर उससे जोर से टकरा गया। दोनों के टकराते एक धमाका हुआ, जिससे वो दरिंदा तेजी से पीछे जा गिरा। जब मेगांग ने देखा कि एक बार और उसका रास्ता रोक दिया गया था, तो उसके चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाते हुए देखा कि वो हमला यह जो एपिसोड उसके सुपर रोशनी के स्टोरी बाय दरिंदे से पीएफएम टकराया था, यूट्यूब चैनल वो पर असल में सबसे पहले बुजुर्ग अपलोड छाबार हुआ का है हमला और था। आगे के इस बात एपिसोड के के लिए चलते बुजुर्ग सब्सक्राइब छाबार करें की तरफ सुपर देखकर स्टोरी उसने बाय चिल्लाते हुए पीएफएम कहा, को। छाबार, क्या तुम्हारा अकीरा दल मेरे किल्विश दल का दुश्मन बनने की कोशिश कर रहा है? ये सुनते ही बुजुर्ग छाबार ने अपना हाथ लहराकर हंसते हुए कहा, ये मुकाबला दलों के बीच का नहीं है मेकांग, इसलिए इसमें दलों का कोई लेना देना नहीं है। मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ तुम मुझ पर हमला करोगे और मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। ऐसा मजाक ना ही करो तो अच्छा होगा। इस पर मेकांग ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों को जो करना है करो, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। उसका एक हाथ बेइंतहा गुस्से में कांपने लगा था और उसकी आंखों में काले रंग की रोशनी चमकती हुई नजर आ रही थी। वो रोशनी उसकी आंखों से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक से मेकांग के जहन में एक और ख्याल आया और वो एक पल के लिए कुछ भी करने में झिझकने लगा, जिसके बाद उसने हंसते हुए कहा, तुम दोनों को लगता है कि तुम अपनी शक्तियों के साथ मुझे रोकने में कामयाब रहोगे, है ना? उसके ऐसा कहते ही तेज रफ्तार में काले रंग की रोशनी से तैयार हुआ दरिंदा हड़बड़ा कर आगे आया और उसने तुरंत वायुदार दिव्य रोशनी के बवंडर से टकराना शुरू कर दिया। इस वक्त आसमान में दोनों रोशनियां एक दूसरे से टकरा रही थी, जिससे आसपास के माहौल में काफी हलचल होने लगी। इतना ही नहीं बल्कि आसमान से रोशनी की बरसात शुरू हो गई थी, जिससे सभी को बचाने के लिए अकीरा दल के बुजुर्गों को आगे आना पड़ा। वो जानते थे कि अगर उन्होंने वक्त पर कोई कदम नहीं उठाया होता तो शायद इस रोशनी की बरसात से दवा पहाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। इस दौरान ध्रुव देखे जा रहा था कि कैसे तीनों दिव्य रोशनियां एक दूसरे से टकरा रही थी। ये देखकर वो थोड़ा हैरान भी हुआ कि हकीम भूपति और बुजुर्ग छाबार आगे आकर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वाकई मेकांग से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी ध्रुव के दिमाग में एक बात आई और उसने अपना ध्यान अपनी जादुई कढ़ाई की तरफ करते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द मेकांग की गोली से शक्तियां खींचकर अपनी गोली में भरनी होंगी। जाहिर सी बात थी कि रैंक 9 की रहस्यमयी गोली तैयार करने के लिए बेइंतहा शक्तियों की जरूरत थी। ऐसे में अगर ध्रुव मेकांग की गोली से शक्तियां खींचने में कामयाब हो जाता तो उसकी गोली तैयार होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। आमतौर पर तो किसी दूसरे हकीम की गोली से कभी शक्तियां नहीं छीनी जाती थी, क्योंकि दोनों गोलियों की शक्तियां अलग अलग तरह की होती थी। दोनों को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई जड़ी बूटियां भी अलग होती थी, इसलिए शक्तियां मिलाने पर हो सकता था कि ध्रुव नाकाम हो जाए। मगर ध्रुव को अपनी सुलगते कमल की रोशनी पर पूरा यकीन था कि जितनी अच्छी तरह वया उसे काबू कर शक्तियां खींचने का काम कर सकता था, उतना शायद कोई नहीं कर पाता। और ध्रुव के दिमाग में ख्याल आया ही था कि उसके पास ही खड़े वया ने उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। दोनों के बीच मानसिक रिश्ता था, जिस वजह से वया बिना ध्रुव के कुछ कही समझ गया कि ध्रुव उससे क्या मदद चाहता था। वया ने तुरंत अपना बड़ा सा मुंह खोला और मेकांग की गोली को अपने मुंह के अंदर डाल दिया। ऐसा करते ही अचानक उसके शरीर में ढेर सारी शक्तियां भरने लगी और उसका शरीर फूलते हुए बहुत बड़ा हो गया। इस वक्त आसमान में एक बहुत ही बड़ा रोशनी से तैयार हुआ बच्चा नजर आ रहा था। जब वया का शरीर बड़ा हुआ तो उसके शरीर की चमक भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो चमक देखते ही देखते रोशनी में बदलने लगी, जो सीधे ध्रुव की जादुई कढ़ाई में चली गई। जो रोशनी ध्रुव की जादुई कढ़ाई में जा रही थी, उसमें इतनी ताकत थी जिसे महसूस कर किसी की भी हालत खराब हो जाती। इस दौरान उस गोली से शक्तियां खींचे जाने पर मेकांग को भी महसूस होने लगा कि उस गोली की शक्तियां कम होने लगी थी। इस बात के चलते उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उस काले रंग के दरिंदे में मिल गया। जब उसका शरीर उस दरिंदे से मिल गया तो अचानक से उस दरिंदे की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं और उसने अपनी पूंछ लहराते हुए हरे रंग की रोशनी और काली रोशनी से तैयार बवंडर को एक झटके में तबाह कर दिया। जब ध्रुव ने मेकांग को ऐसा करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी। वो महसूस कर पा रहा था कि मेकांग उसकी तरफ जानलेवा इरादे के साथ बढ़ रहा था। इस बात के चलते ध्रुव ने तुरंत अपना हाथ लहराया, जिसके तुरंत बाद उत्तरी राजा उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उत्तरी राजा ने अपना पैर जमीन पर पटका और वो तेजी से जाकर सीधे उस काले दरिंदे से टकरा गया। दोनों के टकराने पर आसमान में खतरनाक मुकाबला होने लगा। वहीं वया के शरीर पर जलती रोशनी थोड़ी धीमी हो गई जब ध्रुव ने उत्तरी राजा को बाहर बुलाया ताकि वो मेकांग से लड़ सके। कुछ ही पलों में वो रोशनी गायब हो गई। वया के शरीर के अंदर मौजूद शक्ति पूरी तरह निखर चुकी थी और अब वो उसे ध्रुव की कढ़ाई के अंदर डालने लगा। भले ही मेकांग की गोली की शक्तियों के कढ़ाई में जाने के बाद ध्रुव की गोली काफी चमकदार हो गई, लेकिन उसे देखकर ध्रुव ने कहा, अभी भी ये काफी नहीं है। वो देख रहा था कि उसकी गोली तैयार होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बात के एहसास के चलते उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। जाहिर सी बात थी कि रैंक 9 की रहस्यमयी गोली के लिए जरूरी शक्तियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इतने में हकीम भूपति ने गौर से ध्रुव की तरफ देखा और उन्हें भी समझ आने लगा कि शक्तियों की जरूरत की वजह से ध्रुव का सिर दुखने लगा था। तभी उन्होंने अपना हाथ लहराया, जिसके बाद ढेर सारी रोशनी उनकी कढ़ाई से बाहर आने लगी
फिर वो रोशनी सीधे वया की तरफ बढ़ने लगी और साथ ही भूपति ने ध्रुव से कहा, ध्रुव शौर्य, तुम्हारी गोली की शक्तियों को मेकांग ने बिगाड़ दिया है। आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। रैंक 9 की रहस्यमयी गोली वो गोली है जिसे बनाने के लिए मैं जिंदगी भर परेशान हुआ हूँ, मगर आज तक उसे बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। अब तुम इन शक्तियों की मदद से वो रैंक 9 की रहस्यमयी गोली बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, इस बात का फैसला तुम्हारी किस्मत और ऊपर वाला ही करेगा। जब ध्रुव ने देखा कि हकीम भूपति उसकी मदद के लिए तैयार हुए तो उसने अपने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। तभी पास ही खड़े बुजुर्ग छाबार ने भी देखा कि कैसे हकीम भूपति ने अपनी कढ़ाई में शक्तियां इकट्ठा कर ध्रुव को थमा दी। ये देखकर उन्होंने भी थोड़ा झिझकने के बाद आह भरते हुए कहा, सच कहूं तो ना जाने कितनी सदियों से इस दुनिया में रैंक 9 की रहस्यमयी गोली तैयार ही नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि शायद उस गोली को देखने के लिए मुझे थोड़ी कुर्बानी तो देनी ही होगी। ये लो ध्रुव शौर्य। इतना कहकर उन्होंने भी अपना हाथ लहराया और उनकी कढ़ाई में तैयार हुई अधूरी गोली भी तेजी से ध्रुव के पास चली गई। ये देखते ही अकीरा दल के सभी बुजुर्ग हैरत में पड़ गए। तभी ध्रुव ने बुजुर्ग छाबार की तरफ देखकर उनका भी शुक्रिया अदा किया। मनी मन वो अकीरा दल के इस बुजुर्ग को बहुत अच्छा मानने लगा था। उसके बाद बिना देरी किए उसने तुरंत दोनों हकीमों की अधूरी गोलियों को वया के शरीर के अंदर डाल दिया। अगले ही पल वया ने उन्हें चबाना शुरू किया, जिससे ढेर सारी शक्तियां उसके आसपास मंडराती हुई नजर आईं। वो शक्तियां एक साथ जाकर सीधे ध्रुव की कढ़ाई के अंदर चली गईं। जब वो खतरनाक शक्तियां ध्रुव की कढ़ाई के अंदर चली गईं, तो उसकी कढ़ाई अजीब सी शक्तियों से भर गई। इतना ही नहीं, इन बेइंतहा शक्तियों के बीच एक छोटी सी रोशनी नजर आने लगी। इसके अलावा आसमान में काले बादल मंडराते हुए नजर आने लगे। पूरे इलाके में एक अजीब सा अंधेरा छा गया था, जिसमें काले रंग की बिजलियां गरजती हुई दिखाई देने लगी थी। बादलों से आती इस खतरनाक गर्जन के चलते बहुत से लोगों के चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी। ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी खतरनाक गोली तैयार होने वाली बिजली देखी थी। ध्रुव ने भी अपनी नजर ऊपर की तरफ की और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आने लगी, जिसके साथ वो आसमान में गरजती हुई काले रंग की बिजली को देख रहा था। इतना ही नहीं, जब उसने अपना हाथ लहराया तो उसके सामने रखी कढ़ाई में से ढेर सारी खुशबू महसूस होने लगी। वो खुशबू चारों तरफ फैलती नजर आ रही थी और आखिर में वो छोटी छोटी रोशनियों में बदलकर आसमान में दिखते काले बादल की तरफ जाने लगी। उनके ऊपर जाते ही अचानक से ऊपर से खुशबूदार छोटी छोटी बूंदें बरसने लगी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गोली की बरसात हो रही थी। इस नजारे को देखकर बहुत से लोगों की सांसें थम गईं और ढेर सारे हकीम तो जज्बाती होकर अपने घुटनों पर बैठने लगे। इस दौरान लीडर की कुर्सी पर बैठे प्रधान की धड़कनें भी बहुत बढ़ गई थी और उन्होंने हड़बड़ाती हुई आवाज में कहा, गोली की बरसात, इसका मतलब रहस्यमयी गोली तैयार हुई। आसमान से लगातार गोलियों जैसी बूंदों की बरसात होती जा रही थी। ये बूंदें पानी से नहीं बल्कि शक्तियों से तैयार हुई थी, इसलिए इस बरसात में भीगना सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता। ध्रुव धीरे धीरे आसमान में तैरने लगा और उसकी आंखों में इस वक्त बेइंतहा खुशी नजर आने लगी थी। उसने पहले भी सुना था कि जब रहस्यमयी गोली तैयार होती थी तब गोली की बरसात होने लगती थी, लेकिन ये पहली बार था जब वो अपनी आंखों से ऐसा कुछ होते हुए देख रहा था। ध्रुव ने अपने कांपते हुए हाथों से वो गोली हासिल की और उसने थोड़ा जज्बाती होते हुए कहा, मैं गोली बनाने में सुपर कामयाब स्टोरी रहा। बाय पीएफएम तो को कौन सा सब्सक्राइब करें दिलचस्प मोड़ आगे आने के वाला है एपिसोड दवा के लिए। परंपरा के बीच, और क्या ध्रुव आने वाले खतरे से सभी को बचाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। भी जानता था कि उसकी मौजूदा काबिलियत के हिसाब से उसके लिए रैंक 9 की रहस्यमयी गोली बनाने में कामयाब होने के चांसेस 40% से ज्यादा नहीं थे। इसके बावजूद वो इस काम में कामयाब हुआ था, जो वाकई काबिले तारीफ तो था ही, लेकिन इससे भी बढ़कर किस्मत और ऊपर वाले का साथ था। फिलहाल ध्रुव की तैयार की गई गोली में 4 तरह की गोलियों की शक्तियां मौजूद थी। ऐसी गोली का तैयार होना बहुत ही ज्यादा अनोखी बात थी। इस वक्त हर कोई अपनी आंखों से देख रहा था कि ध्रुव रैंक 9 की रहस्यमयी गोली बनाने में कामयाब हुआ था। वही रैंक 9 की रहस्यमयी गोली जिसे पिछले ना जाने कितने सदियों में किसी हकीम ने नहीं बनाया था। आसमान में दिखती काले रंग की बिजली बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। उसकी गर्जन और उसकी ताकत देखकर बहुत से लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। उन्हें डर था कि अगर गलती से भी वो बिजली उनकी तरफ आती तो ना जाने उनका कितना बुरा हाल हो जाता। जब आसमान में बादल गरज रहे थे तब अचानक ध्रुव की जादुई कढ़ाई कांपने लगी। इतने में आसमान में कड़कड़ाती काली बिजलियां तेज रफ्तार में उस जादुई कढ़ाई की तरफ आने लगी और उसे तबाह करने की कोशिश करने लगी। उस खतरनाक ताकत से पूरी दवा पहाड़ी कांप उठी थी और लोगों के कान सुन्न कर देने वाली आवाज गूंजती जा रही थी। इस दौरान ध्रुव भी बेचैनी से देखता गया कि कैसे वो खतरनाक बिजलियां उसकी कढ़ाई की तरफ बढ़ रही थी। ध्रुव की कढ़ाई में फिलहाल रैंक 9 की रहस्यमयी गोली थी। अगर उससे एक भी बिजली का ताकतवर झटका टकराता तो वो गोली टूट कर बिखर जाती और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। लेकिन ध्रुव मजबूर था और वो खड़े खड़े उस गोली को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया।
दरअसल रैंक 9 की गोलियां बाकी सभी गोलियों से बहुत अलग थीं। जहां बाकी रैंक की गोलियों से तैयार हुई बिजली को रोका जा सकता था, वहीं रैंक 9 की गोली के लिए इस बिजली के झटके से टकराना बहुत जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गोली दैत्य बिजली में मौजूद शक्तियों के इस्तेमाल से ही असरदार हो पाती। जो बिजली उस गोली को असरदार बना सकती थी, वही उसे एक झटके में बर्बाद भी कर सकती थी। इस बात की बेचैनी के चलते ध्रुव लगातार उस गोली को देखता गया, जिस पर दैत्य बिजली हमला कर रही थी। लेकिन ध्रुव ने देखा कि उसकी वो गोली टूटी नहीं, बल्कि और तेजी से चमकने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि उसमें काले काले निशान भी पड़ने लगे थे। इस तरह बिजली के झटकों के धमाके अगले 10 मिनट तक जारी रहे, जिसके बाद वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। जब बिजलियां कम हुई तो ध्रुव की कढ़ाई में से एक आवाज सुनाई दी, जो कुछ ऐसी थी जैसे उसकी गोली में दरार पड़ने लगी हो। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पहली दरार पड़ने के बाद जैसे उसमें ढेर सारी दरारें एक के बाद एक पड़ने लगी, और उस गोली में से एक अजीब सी रोशनी निकलती हुई नजर आई। इतने में अचानक एक और दैत्य बिजली आसमान से सीधे उस कढ़ाई की तरफ पड़ी, और वो तेजी से जाकर दरारों से भर चुकी गोली से टकरा गई। फिर सभी की नजरों के सामने एक तेज धमाका सुनाई पड़ा, और हर तरफ गोलियों की खुशबू फैल गई। इस बात के चलते सभी के चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी नजर आने लगी, क्योंकि सदियों बाद तैयार हुई रैंक 9 की गोली टूट कर बिखर चुकी थी। ये नजारा देखकर ध्रुव और बाकी दोनों हकीम अफसोस जताने लगे, मगर मेकान के चेहरे की खुशी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। जिस दौरान हर कोई मायूसी में खो गया था, उतने में अचानक कढ़ाई के अंदर एक अजीब सी रोशनी नजर आने लगी। वो रोशनी कढ़ाई से तेज रफ्तार में बाहर निकली और बिजली पहाड़ से बहुत दूर जाने की कोशिश करने लगी। उसके आगे बढ़ने पर हर तरफ दवा की खुशबू फैलती जा रही थी, जिस वजह से हर कोई हैरानी में ही डूबा रहा। तभी अचानक किसी तजुर्बेदार हकीम ने चिल्लाते हुए कहा, ये रोशनी ही रैंक 9 की रहस्यमयी गोली है। वो इस दबा पहाड़ी से भागने की कोशिश कर रही है। और उस आदमी के इतना कहते ही अचानक से पूरे इलाके में हंगामा मच गया। अनगिनत लोग अपनी अपनी जगहों से खड़े हो गए और वो आंखों में चमक के साथ उस रोशनी को देखते गए। इन चमकती आंखों में एक अजीब सा लालच नजर आ रहा था, क्योंकि ऐसी असरदार गोली के सामने कोई भी खुद को काबू नहीं कर सका। लेकिन जिस दौरान हर कोई उस गोली को हासिल करने की लालच से भर गया, उतने में अचानक कुछ लोग हड़बड़ाकर पीछे होने लगे। उन्हें अचानक याद आ गया था कि ये गोली उस लड़के ने तैयार की थी जिसने अंधेर नगरी के राजा तक को हरा दिया था। ऐसे किसी योद्धा के सामने वो लोग इस गोली को छीनने की कोशिश कर अपनी जिंदगी बदतर बना देते। मगर फिर भी कुछ लोग थे जो इस बात के बारे में ना सोचते हुए तेजी से उस गोली की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक हड्डियों के पंख फड़फड़ाते हुए ध्रुव उस गोली के पास पहुंचा, यह और उसने उस एपिसोड रोशनी सुपर की तरफ स्टोरी बाय देखकर अपने हाथों पीएफएम से यूट्यूब सील चैनल बनानी पर शुरू की। सबसे पहले अपलोड वसंत हुआ है हथेली और आगे के तकनीक। एपिसोड के लिए ध्रुव के ऐसा सब्सक्राइब करते करें ही सुपर पीले रंग का स्टोरी एक बाय बड़ा सा हाथ पीएफएम आगे को। आया और वो जोर से आकर उस रोशनी से टकरा गया। यहाँ तक कि उस हमले से टकराने पर वो रोशनी कमजोर पड़ने लगी और सभी की नजरों के सामने एक कांपती हुई लड़की नजर आने लगी। वो लड़की बहुत खूबसूरत दिख रही थी और उसके बाल कमर से नीचे आ रहे थे। उसकी खौफ से भरी आंखें ध्रुव को ही देखे जा रही थी, जैसे वो ध्रुव से गुहार लगा रही हो कि वो उसे जाने दे। तभी ध्रुव भी एक पल उस लड़की को हैरानी भरी नजरों के साथ देखता गया, जिसके बाद उसे अचानक एक ख्याल आया और उसने हंसते हुए कहा, वाह रे रैंक 9 की गोली, तैयार होते ही तुम्हें समझ आ गया कि लोगों के जज्बातों का फायदा कैसे उठाया जाए। मानना पड़ेगा, रैंक 9 की रहस्यमयी गोली वाकई काफी अलग है। मगर कोई गोली ना तो आदमी होती है और ना ही औरत। तुमने मुझे देखकर ये रूप अपना लिया ताकि मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें जाने दूं, और तुम हम सभी के इंसानी जज्बातों का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाओ। ध्रुव की बात सुनते ही वो लड़की हैरान रह गई और हड़बड़ाकर कुछ कदम पीछे होने लगी। लेकिन ध्रुव अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल कर सीधे उस लड़की के सामने पहुंच गया और उसने अपना हाथ आगे कर उस लड़की के माथे पर रख दिया। इसके तुरंत बाद ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां उस लड़की के माथे में जाने लगी। फिर वो खूबसूरत लड़की सभी की नजरों के सामने कांपने लगी और धीरे धीरे वो धुंधली पड़ने लगी। आखिर में वो एक गोल मटोल गोली में बदल गई, जिसकी खुशबू काफी दूर तक महसूस की जा सकती थी। तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल बाहर निकाली, जिसके बाद ध्रुव ने उस बोतल पर खास अंदरूनी शक्तियों का कवच चढ़ाते हुए उस रैंक 9 की रहस्यमयी गोली को उसके अंदर रख दिया। ध्रुव खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि भले ही उस रैंक 9 की गोली में बेइंतहा शक्तियां थीं, मगर उसे इन शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आता था। नहीं तो खुद ध्रुव भी उसे इतनी आसानी से काबू नहीं कर पाता। उस गोली को बोतल में भरने के बाद ध्रुव पलट कर मेकांग की तरफ देखने लगा, जो फिलहाल उत्तरी राजा के साथ मुकाबला करने में लगा था। ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत उत्तरी राजा को अपने बगल में बुला लिया। जब उसने उत्तरी राजा को वापस अंदर कर लिया तो ध्रुव ने अपने हाथ जोड़कर बुजुर्ग छाबार, हकीम भूपति, यहाँ तक कि मेकांग से भी कहा, आप लोगों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं उसकी बात सुनकर हकीम भूपति और बुजुर्ग छाबार मुस्कुराने लगे, लेकिन मेकांग के चेहरे पर तो अजीब सी नाराजगी थी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो पिछले कुछ दिनों से जो गोली तैयार कर रहा था वो असल में ध्रुव के काम आने वाली थी। इतने में हकीम भूपति ने अपना हाथ लहराते हुए ध्रुव की तरफ देख कर कहा, हर पीढ़ी में काबिल लोग आते हैं, लेकिन इस लड़के ध्रुव की काबिलियत तो वाकई लाजवाब है।
मुझे नहीं लगता कि कोई भी हकीम तुम्हारी काबिलियत और हुनर की बराबरी कर सकता है लड़के। वाकई तुम इस दुनिया के सबसे काबिल और बेहतरीन हकीम कहलाने के लायक हो। इस दौरान अकीरा दल के बुजुर्गों के चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी। वो आंख भरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए, चाहे वो लोग अपनी काबिलियत पर कितना भी गुरूर क्यों ना कर रहे थे। आज ध्रुव ने उन्हें अफसोस महसूस करने पर मजबूर कर दिया था। इस एहसास के चलते कुछ लोगों ने मनी मन सोचा, विदुरदेव ने तो वाकई एक बेहद काबिल शिष्य तैयार किया है। अगर हमें पहले पता होता तो हम उस बेवकूफ आक्रांत की बातों में आकर इसे अपने दल से भगाते नहीं। तब हमारे दल में भी न जाने कितने और काबिल हकीम तैयार हो जाते। इतने में ध्रुव ने एक नजर आचार्य विदुर की आंखों सब्सक्राइब में करें देखा, सुपर जिनकी स्टोरी आंखों बाय में जज्बात पीएफएम। उमड़ने लगे थे। उसके बाद ध्रुव ने कुछ सोचते हुए अपनी नजर लीडर प्रधान की तरफ की और अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, लीडर प्रधान, मेरी आपसे एक खास गुजारिश है। अगर आप इसे मान लेंगे तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। ध्रुव की बात सुनकर लीडर प्रधान की नजर भी आचार्य विदुर की तरफ गई और उन्होंने यहाँ भरते हुए कहा, मैं जानता हूँ विदुरदेव कि तुम्हारा शिष्य मुझसे क्या गुजारिश करने वाला है। ठीक है विदुरदेव, तुम हमारे अकीरा दल के सबसे काबिल लोगों में से एक हो। तुम दल के पत्थर पर जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और लीडर प्रधान की बात सुनते ही अचानक से आचार्य का शरीर एक पल के लिए जम गया। उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर खुशी से भरी आवाज में कहा, शुक्रिया लीडर प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर आचार्य विदुर की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि इतने सालों से वो यही तो चाहते थे, दल के पत्थर पर अपने माता पिता का नाम लिखने की इजाजत। अब जो कि उन्हें वो इजाजत मिल गई थी, इसलिए उनके दिल को सुकून महसूस होने लगा। तभी अचानक मेकांग ने लीडर प्रधान की तरफ देखते हुए कहा, इसकी गुजारिश तो आपने मान ली प्रधान, लेकिन मेरी भी आपसे एक गुजारिश है। वहीं उसकी बात सुनते ही लीडर प्रधान के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी और उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली थी। इसके बावजूद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कहो मेकांग, तुम हमसे क्या गुजारिश करना चाहते हो। प्रधान के इतना कहते ही मेकांग के चेहरे की अजीब सी मुस्कुराहट और ज्यादा अजीब हो गई। उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए लीडर प्रधान से ऐसा कुछ कहा जिसे सुनते ही वहां मौजूद हर किसी के चेहरे का रंग बदल गया। लीडर प्रधान, मुझे तुम्हारे अकीरा दल का तारिशी देव का रहस्यमयी नीलम चाहिए है, वो भी अभी के अभी। और मेकान के मुंह से निकली उस बात से अचानक हर तरफ शोर मचने लगा। पूरे मैदान में हंगामा मचने लगा, जिसमें अकीरा दल के बुजुर्गों के चेहरों पर एक अजीब सी फिक्र नजर आने लगी। इतना ही नहीं, उनकी आंखों में खौफनाक इरादा भी झलकने लगा, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। आठों प्राचीन दलों के पास तारिशी देव के रहस्यमय नीलम का एक हिस्सा था, और हर दल के लिए वो हिस्सा अपने सबसे खास खजाने की तरह था, जिसे वो लोग संभाल कर रखते थे। यहाँ तक कि कोई मामूली बुजुर्ग तक उस नीलम को नहीं देख सकता था। ये मामला भले ही उन लोगों के लिए बड़ा मामूली हो जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जो भी तारिशी देव के रहस्यमय नीलम से वाकिफ थे, उनके लिए कुछ ऐसा था जैसे मेकांग पागल हो गया हो, जो वो उनसे ये चीज मांग रहा था। मगर ध्रुव की आंखों में तो इस वक्त एक अजीब सी फिक्र नजर आने लगी थी, और वो गौर से मेकांग के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट को देखता गया, और उसे भी महसूस हुआ कि शायद कुछ गलत होने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि अकीरा दल के सामने ऐसी गुजारिश रखना पागलपन ही था, वो भी मेकांग की मौजूदा 6 सितारों वाले विद्वान की शक्तियों के हिसाब से। ध्रुव के इतने सालों के तजुर्बे ने उसे सिखा दिया था कि जब उसे कुछ गड़बड़ लगती थी तब वाकई कुछ गलत हो सकता था। वो समझ रहा था कि मेकांग कोई बेवकूफ नहीं था, और वो भी ये बात अच्छी तरह समझता होगा कि अकीरा दल के सामने ऐसा कुछ कहने पर उसका अंजाम क्या होता। इसके बावजूद उसने बिना डरे ये कहा था, मतलब दाल में जरूर कुछ तो काला था। इस ख्याल के चलते उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी और उसका शरीर तुरंत आचार्य विदुर के बगल में आ गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आचार्य, संभल कर रहिएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसकी बात पर आचार्य भी अपना सिर हिलाने लगे, क्योंकि वो भी मेकान के चेहरे को देखकर समझ गए थे कि कुछ तो बहुत अजीब था। इस दौरान आसमान में उड़ते बुजुर्ग छाबार के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी, और उन्होंने जानलेवा इरादे के साथ मेकान की तरफ देखना शुरू किया। वो बस इंतजार कर रहे थे लीडर प्रधान के आदेश का, जिसके तुरंत बाद वो अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर मेकांग को खत्म कर देते। वहीं लीडर की कुर्सी पर बैठे लीडर प्रधान गौर से मेकांग को देखते रहे, जिसके बाद उन्होंने कहा, मेकांग, क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। इस पर मेकांग ने हंसते हुए जवाब दिया, देखिए लीडर प्रधान, यह एपिसोड तारिशी सुपर देव का स्टोरी बाय रहस्यमय पीएफएम नीलम यूट्यूब चैनल हर पर किसी सबसे के लिए पहले खतरा अपलोड और हुआ है, और बर्बादी ही आगे के लेकर आता एपिसोड है। के लिए इसलिए सब्सक्राइब अगर वो करें अकीरा सुपर दल में स्टोरी रहा बाय तो वो पीएफएम को। आपके इस दल के लिए भी बर्बादी ही लेकर आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उसे मेरे हवाले कर दें, और मैं इसके बदले आपके दल की सुरक्षा का वादा करने के लिए तैयार हूँ। तभी बुजुर्ग छाबार के चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई, और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मेकांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दल की बर्बादी के बारे में कहने की। आज तो मैं तुझे कैद करूंगा
और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरे किल्विश दल का लीडर यहाँ आकर तेरी जान की भीख नहीं मांगता। उनके शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलकर हर दिशा में फैलने लगी थी और उनका शरीर एक झटके में मेकान के पास पहुंच गया। इस दौरान बुजुर्ग छाबार के हाथों में दिव्य रोशनी इकट्ठा हो गई, जिसके साथ उन्होंने मेकांग पर जोरदार हमला किया। बुजुर्ग छाबार का वो खतरनाक हमला देखकर मेकांग के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने एक नजर दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वक्त हो गया है। उसकी आंखों से काले रंग की रोशनी निकलने लगी, जिसके तुरंत बाद अचानक से उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं। उसकी बढ़ी हुई शक्तियों के साथ उसने अपना हाथ आगे लाते हुए बुजुर्ग छाबार के हमले का सामना किया। तभी हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि बुजुर्ग छाबार की दिव्य रोशनी का वो ताकतवर हमला मेकांग के हाथ से टकराते ही नाकाम हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि मेकांग की काले रंग की रोशनी ने तो बुजुर्ग के हाथ की दिव्य रोशनी तक को निगल लिया था। इस झटके से बुजुर्ग छाबार को बहुत बुरे जख्म आ गए और उनके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा। इसके साथ ही वो उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरे, जिससे मैदान में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। तभी मेकांग मैदान में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखने लगा और उसने खौफनाक अंदाज के साथ गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं तो इतनी देर से तुम सभी के साथ सिर्फ खेल खेल रहा था। मेरा काम तो बस तुम लोगों का वक्त जाया करने का था। इस दौरान मैदान में मौजूद हर कोई मेकांग की बढ़ी हुई शक्तियों को महसूस कर पा रहा था, जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। जाहिर सी बात थी कि पिछले हमले से साफ हो गया था कि मेकांग की मौजूदा शक्तियां बुजुर्ग छाबार से बहुत ज्यादा थी। इस एहसास के चलते आचार्य विदुर के चेहरे का रंग बदलने लगा और उन्होंने हैरत भरी आवाज में कहा, इस आदमी ने तो अपनी असली शक्तियां अब तक छुपा कर रखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका असली इरादा अकीरा दल से तारेशी देव का रहस्यमय नीलम छीनने का है। तो आखिर कैसे बच पाएगा अकीरा दल मेकांग और किल्विश दल की रहस्यमय नीलम हासिल करने की इस साजिश से? और क्या इस हरकत से बदलने वाला है मध्य इलाके का इतिहास? और कैसे बचाएगा ध्रुव अकीरा दल वालों को? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवंश के साथ सुपर योद्धा। इस वक्त ध्रुव के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उसकी आंखें मेकांग की तरफ देखे जा रही थी और शुरू से ही वो ये बिल्कुल समझ नहीं पाया था कि वो आदमी अपनी असली शक्तियां छुपा रहा था। इस ख्याल के साथ ही ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, जब वह ने इसकी गोली छीन ली थी तब भी इसने गुस्से में अपनी असली शक्तियां बाहर नहीं निकाली। वाकई ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। क्या ये वाकई सिर्फ अपनी मौजूदा शक्तियों की मदद से अकीरा दल से तारिशी देव का रहस्यमय नीलम छीनने की कोशिश करने वाला है? दूसरी तरफ लीडर प्रधान के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आने लगी थी और वो धीरे से खड़े होकर मेकांग को देखने लगे। उसके बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, साथियों, बॉस का दल और रांगण दल तक खबर भिजवा दो। उनसे कहना हमें शिशमान दल और जानदार दल के गायब होने के पीछे जो जिम्मेदार है उसका पता चल गया है। ये सुनते ही हर किसी के चेहरे का रंग बदलने लगा, यहाँ तक कि ध्रुव भी इस बात से काफी हैरान हुआ। उसने तुरंत अपनी नजरें मेकांग की तरफ करते हुए उसे देखा और वो सोचने लगा कि क्या वाकई दोनों प्राचीन दलों के लापता होने के पीछे किल्विश दल का हाथ था। और भले ही लीडर प्रधान की बात सुनकर अकीरा दल के बुजुर्ग थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने पास से कागज बाहर निकालकर उसे पढ़ना शुरू किया। उस कागज से एक आयामी शक्तियां निकली जो आसमान में जाती हुई नजर आई। वो आयामी शक्तियां एक आयामी सुरंग में बदलने ही वाली थी कि अचानक से जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया। वो शक्तियां कांपते हुए गायब होने लगी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस वक्त अकीरा दल में मौजूद सभी लोग एक अजीब सी घबराहट महसूस करने लगे। कुछ बुजुर्गों ने तो हड़बड़ाकर दल में आई मुश्किल का इशारा करने के लिए एक बड़ा सा घंटा बजा दिया। इस बात के चलते हंगामा मच गया और उस पहाड़ी के बगल से अकीरा दल के ढेर सारे योद्धा हाथों में हथियार लेकर वहां आने लगे। इतने में एक बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, मेकांग, ये तुमने क्या किया है? इस पर मेकांग आसमान में उड़ते हुए मुस्कुराने लगा और उसने अकीरा दल के योद्धाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर हंसते हुए कहा, लगता है मेरा काम पूरा हो गया। मैंने तो बस अकीरा लोग के आयाम को जाम कर दिया है। और मेकांग के इतना कहते ही वहां होता हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। जो ताकतवर लोग उस जगह पर दवा परंपरा देखने आए थे, उनके चेहरों का भी रंग बदलने लगा। उन्होंने तुरंत अपने अपने आयामी पत्थर बाहर निकाले और वो उन्हें तोड़कर हड़बड़ाते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन नतीजा वही था जो अकीरा दल के आयामी कागज के साथ हुआ था। इस बात के एहसास से ध्रुव ने चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि किल्विश दल का निशाना अकीरा दल होगा। और तो और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो लोग तब यहाँ आने वाले थे जब अकीरा दल की दवा परंपरा हो रही थी। इस दौरान प्रधान के चेहरे पर भी नाराजगी साफ समझ आ रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी बाहर निकाली और उसे जोर से दबाकर चकनाचूर कर दिया।
ये एक खास तरह की स्टोरेज अंगूठी थी जिससे आयामी झटका भेजकर रांगण दल और बॉस का दल वालों तक खतरे की खबर पहुंचाई जा सकती थी। ये खास अंगूठी सिर्फ तीनों दलों के लीडर्स के पास ही थी। तभी मेकांग ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा और हंसकर कहा, लीडर प्रधान, ये सब करने का अब कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन प्रधान तो उसकी बात को नजरअंदाज कर देखने लगे कि अंगूठी टूटने पर एक तेज आयामी झटका उसमें से निकलकर आसमान की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो किसी कवच से टकराया तो अचानक से कहीं गायब हो गया। इससे साफ हो गया था कि वो आयामी झटका उस लोक से कहीं नहीं ले जाया जा सकता था। ये देखकर प्रधान के चेहरे की फिक्र और ज्यादा बढ़ गई, और भले ही वो इस वक्त फिक्र महसूस कर रहे थे, लेकिन वो भी कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन दल के लीडर थे। इस बात के चलते उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और भारी आवाज में कहा, मेकांग, मेरे अकीरा दल और रांगण दल के बीच एक आयामी सुरंग बनी हुई है। अगर उन्हें पता चल गया कि अचानक से वो आयामी सुरंग गायब हो गई है, तो वो लोग जरूर समझ जाएंगे कि हमारे अकीरा दल को कुछ हो गया है। ऐसे में विहान दल भी बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि प्राचीन दलों के गायब होने के पीछे किल्विश दल का हाथ है, जरा सोचो, अगर हम 4 प्राचीन दल एक साथ आ गए तो तुम्हारे किल्विश दल को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। इस पर मेकांग ने साफ अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मेरे किल्विश दल को खत्म करोगे? मेरे किल्विश दल ने ही जानदार दल और शिशमान दल को खत्म किया है। इसके बावजूद विहान दल को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगी। इसलिए हम तुम्हारे अकीरा दल को भी इस तरह खत्म करेंगे कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर प्रधान का शरीर हवा में उड़ते हुए आगे आने लगा और उनकी 7 सितारों वाले विद्वान की शक्तियां शरीर से बाहर निकलने लगी। वो शक्तियां बहुत ज्यादा दिख रही थी और उन्हें देखकर ही समझ आ गया था कि वो शक्तियां असल में मेकांग की 7 सितारों वाली शक्तियों से भी ज्यादा ताकतवर थी। वाकई लीडर प्रधान अकीरा दल जैसे प्राचीन दल के लीडर होने के काबिल थे। इस दौरान नीचे मौजूद बहुत से लीडर्स और बुजुर्ग जो बहुत छोटे छोटे दलों से आते थे और यहाँ सिर्फ दवा परंपरा देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, गिड़गिड़ा कर कहने लगे, बुजुर्ग मेकांग, ये मामला आपके किल्विश दल और अकीरा दल के बीच का है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें बख्श देंगे और हमें यहाँ से जाने देंगे। हम जरूर आगे जाकर आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हैं। बाकी सभी दलों के लीडर्स के दिल में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। जाहिर सी बात थी कि शिशमान दल और जानदार दल का गायब होना सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और ये दल समझ गए थे कि अगर वैसे ताकतवर प्राचीन दल गायब हो सकते थे, फिर वो लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। इसलिए किल्विश दल के लिए उन्हें खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। यही वजह थी कि वो लोग इस मामले से बहुत दूर रहना चाहते थे। तभी उन लोगों के घबराते चेहरों को देखकर मेकांग ने हंसते हुए कहा, इतना क्या डर रहे हो तुम लोग? जो भी अकीरा दल से नहीं है वो यहाँ से जा सकता है। मैं तुम लोगों को नहीं रोकने वाला। उसके इतना कहते ही बाकी सभी लोग खुशी मनाने लगे और हड़बड़ा कर वहां से बाहर चले गए। ध्रुव ने जब इन लोगों को वहां से जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी। ध्रुव पहले भी किल्विश दल के सामने बहुत बार आ चुका था, इसलिए वो अच्छी तरह से यह जानता था एपिसोड कि सुपर किल्विश स्टोरी दल के बाय किसी भी पीएफएम मेंबर को यूट्यूब रहम चैनल पर करना नहीं सबसे आता। पहले अपलोड हुआ है ऐसे और में वो आगे लोग के किसी को एपिसोड भी के लिए इतनी आसानी सब्सक्राइब से करें जाने तो सुपर बिल्कुल स्टोरी नहीं बाय देने वाले। पीएफएम को। और ध्रुव के जहन में ख्याल आया ही था कि अगले ही पल बहुत दूर काले रंग की रोशनी अचानक चमकने लगी, जिसके साथ ही लोगों की दर्द से भरी चीखें सुनाई देने लगी। हर कोई देख रहा था कि काफी दूर काले रंग की रोशनी नजर आने लगी थी, जो उस पूरी जगह को घेरने लगी। कुछ ही पलों में वो इलाका अंधेरे से भर गया था, जिसे देखकर ध्रुव ने घबराते हुए कहा, ये तो असली विध्वंसक दिव्य रोशनी है। ध्रुव की आंखों में इस वक्त परेशानी नजर आ रही थी और साथ ही उसके कंधे पर बैठा वया भी अपनी आंखें खोलने लगा। आमतौर पर खुश मिजाज रहने वाले वया के चेहरे पर भी एक अजीब सी फिक्र नजर आ रही थी। जाहिर सी बात थी कि उसे भी काले रंग की दिव्य रोशनी से एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। इस दौरान मेकांग हवा में उड़ता रहा और उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ी काले रंग की रोशनी नजर आ रही थी। उसने अपनी नजरें लीडर प्रधान की तरफ की और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लीडर प्रधान, मुझे ऐलान करने में बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारा अकीरा दल अब खत्म होने वाला है। इस दौरान उसकी बढ़ती हुई काले रंग की रोशनी ने सूरज तक को घेर लिया था। पूरी अंधेरे से भर गई थी और काले रंग की रोशनी के जलने पर हर कोई महसूस कर पा रहा था कि उनके शरीर की शक्तियां अचानक से कमजोर पड़ने लगी थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके शरीर में मौजूद शक्तियों को निगलते जा रही थी। इस एहसास के चलते बहुत से लोगों के चेहरों पर घबराहट दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा था कि जो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, उस रोशनी ने उनका कितना बुरा हाल किया था। इससे ये बात साफ हो गई थी कि किल्विश दल वहां मौजूद किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था।
इसलिए पूरे पहाड़ी इलाके में हड़बड़ी मच गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक मामूली दवा परंपरा असल में इतने खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी। इतने में ध्रुव ने तुरंत अपने हाथों से गुलाबी रंग की रोशनी जलाई और उसने खुद को और आचार्य को ढकते हुए कहा, आचार्य, संभल कर रहिएगा। ये जगह बहुत छोटी छोटी विध्वंसक दिव्य रोशनियों से भर गई है, इसलिए शक्तियां भी इस रोशनी को रोक नहीं सकती। उसकी आंखों में फिलहाल गुलाबी रंग का कमल घूम रहा था, जिससे उसे समझ आ रहा था कि पूरे इलाके में छोटे छोटे काले धब्बे नजर आने लगे थे, जो बिना दिव्य रोशनी के नहीं देखे जा सकते थे। ये काले धब्बे किसी के शरीर में जाते और उनके शरीर में बहती शक्तियों को लगातार खींच कर निगलते रहते। इस तरह के हमले के सामने लोग अपने शरीर को शक्तियों से भी नहीं ढक पा रहे थे। तभी आचार्य विदुर ने आसपास देखकर परेशानी भरी आवाज में कहा, अकेला लोग जाम कर दिया गया है ध्रुव। ऐसा लगता है कि किल्बिश दल यहाँ से किसी को भी जिंदा जाने देने वाला नहीं है। ध्रुव भी काफी परेशान दिख रहा था और उसे लगने लगा कि उसकी और आचार्य की किस्मत बहुत ही खराब थी, जो वो दोनों भी आज वहां मौजूद थे। एक तरह से देखा जाए तो वो दोनों किल्बिश दल के जाल में खुद चल कर आए थे, मगर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिर कौन इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि किल्बिश दल ऐसा कुछ करने वाला था। इतने में आचार्य ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, अब मेरी समझ में आया कि पिछले कुछ वक्त से किल्बिश दल की कोई खबर किसी को क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि वो इस मामले को अंजाम देने की कोशिश में जो लगा था। जब शशमान दल गायब हुआ था, तब भी किल्बिश दल इतना ही शांत था। मुझे ये बात समझने में थोड़ी देर हो गई। आचार्य को लगा था कि अब जो अकीरा दल, रांगण दल और बॉस का दल एक साथ आ गए थे, इसलिए अब किल्बिश दल कुछ भी करने से बहुत ज्यादा घबरा था। लेकिन फिर भी आचार्य गलत साबित हुए थे। इतने में ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, तभी तो किल्बिश दल ने किसी ताकतवर योद्धा को नहीं भेजा, जबकि हमारा रोशनारा गठबंधन तो अंधेर नगरी के ठिकानों को खत्म करता जा रहा था। ये लोग बिहान दल से संभल कर तो चल ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अकीरा दल पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इतने में आचार्य ने घबराहट के साथ पूछा, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये सवाल करते वक्त आचार्य की आवाज में एक अजीब सा भार था। वो जानते थे कि अगर आज के हालात को अच्छी तरह संभाला नहीं जाता तो शायद ध्रुव और आचार्य दोनों बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते, या उससे भी बुरा, वो दोनों किल्विश दल के हाथों मारे जाते। जिस तरह किल्विश दल खुफिया तरीके से जानदार और शिशमान दल को खत्म करने में कामयाब हुआ था, उस हिसाब से तो वाकई उसकी असली ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा पाया था। वहीं आचार्य को घबराते थे ध्रुव ने भी परेशानी भरी आवाज में जवाब दिया, आचार्य, हम अभी तो सिर्फ इंतजार कर देख सकते हैं कि आगे क्या होता है। अगर वाकई किल्विश दल अकीरा दल को खत्म करना चाहता है, तो अकीरा दल भी जरूर उन पर हमला करेगा। उस वक्त हम मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग सकते हैं। ध्रुव अकीरा दल को बचाने की फिक्र नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि फिलहाल तो सबसे बड़ी मुश्किल थी खुद की जान बचाना, और अकीरा दल इस बड़ी मुश्किल से बच सकता था या नहीं, ये उसके नसीब पर ही तय होता। ध्रुव की बात सुनकर आचार्य भी अपना सिर हिलाने लगे। भले ही उनका जन्म अकीरा दल में ही हुआ था, लेकिन उस दल से उनके जज्बात नहीं जुड़े थे। वैसे तो उन्हें मनी मन इस बात का बहुत बुरा लगता अगर अकीरा दल खत्म हो जाता, लेकिन वो ध्रुव से उस दल को बचाने की बात नहीं करते। वो जानते थे कि ध्रुव की जिंदगी शायद उस प्राचीन दल के सही सलामत रहने से बहुत ज्यादा जरूरी थी। आचार्य विदुर देव आसमान में उड़ने लगे और वो देख रहे थे कि वो खौफनाक काले रंग की रोशनी दूर दूर तक फैलने लगी थी। उनके चेहरे की परेशानी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो महसूस कर सकते थे कि उस काले रंग की रोशनी में बेहद खतरनाक शक्तियां छुपी थी। इतने में लीडर प्रधान ने चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहा, अकीरा दल के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अकीरा तकनीक इस्तेमाल करने की तैयारी करो। इस वक्त लीडर प्रधान को भी ऐसा खतरा महसूस होने लगा था जो उन्हें आज तक कभी महसूस नहीं हुआ था। इस तरह के खतरे की वजह से उन्हें समझ आने लगा था कि आज का दिन ही इस बात का फैसला करने वाला था कि उनका अकीरा दल जिंदा बचता या उसका अंजाम भी जानदार और शशमान दल जैसा हो जाता, जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए थे। जब अकीरा दल के लोगों ने लीडर प्रधान की चीख सुनी तो वो लोग कांपने लगे। वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि अकीरा तकनीक अकीरा दल के रखवाले की तकनीक थी। शायद प्राचीन वक्त के बाद ये पहली बार था जब इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाने वाला था। इस बात से हर कोई अंदाजा लगा पा रहा था कि अकीरा दल पर कितना बड़ा खतरा मंडराने वाला था। इसके तुरंत बाद दल के तमाम बुजुर्गों ने अपने अपने हाथों से सील बदलते हुए उस पहाड़ को कांपने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही उस दवा पहाड़ी से ढेर सारी रोशनी निकलती हुई दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वो रोशनियां एक दूसरे से मिल गईं और उस पहाड़ पर एक बहुत अजीब सा निशान बन गया। इस निशान के तैयार होते ही आसपास मौजूद सभी अनोखी जड़ी बूटियां सूख गईं और इस निशान में ढेर सारी शक्तियां महसूस होने लगी। उसके बाद अकीरा दल से हर कोई तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी अपनी शक्तियां बाहर निकालने लगा और पहाड़ पर बने उस बड़े से निशान के नीचे आकर खड़ा हो गया। उनके यहाँ आने से निशान की चमक और ज्यादा बढ़ गई और एक बेहद खतरनाक शक्ति महसूस की जाने लगी। इतना ही नहीं,
वो शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थीं, जिसे देखकर ध्रुव भी हैरानी भरी आवाज में कहने से खुद को रोक नहीं पाया। ये शक्तियां तो कितनी ज्यादा खतरनाक है। ध्रुव समझ रहा था कि फिलहाल उस निशान में जितनी शक्तियां भरी थीं, वो आसानी से किसी 8 सितारों वाले विद्वान जितनी ताकतवर होती। वाकई अकीरा दल की नींव बेमिसाल थी। वहीं ध्रुव की हैरानी को देखकर आचार्य ने फिक्र के साथ उसे बताया, ये अकीरा दल की रखवाली करने वाली तकनीक है। सच कहूं तो ये आज तक इस्तेमाल नहीं की गई है। यकीन नहीं होता कि इस बार ऐसा कहा जाता है कि इसे तैयार करने वाले और कोई नहीं, बल्कि अकीरा दल को खड़ा करने वाले पूर्वज थे। इस तकनीक में उनकी आत्मा का एक अंश भी बसा हुआ है, इसलिए शायद ये तकनीक किल्विश दल को रोकने में कामयाब हो जाए। उनकी बात सुनकर ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी और वो सोचने लगा कि अकीरा दल को खड़ा करने वाले पूर्वज तो उसके शक्ति देव ही हो सकते थे। उनकी आत्मा के अंश का होना सच में मुकाबला रोमांचक बना देता। तो क्या अकीरा दल बचा पाएगा खुद को खत्म होने से, और कैसे बचकर निकल पाएंगे ध्रुव और आचार्य अकीरा लोक से? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा।